Let's start the 74 episode. It will continue. थोड़ी देर बाद मृणाली ने बख्शी विला के अपोजिट साइड अपनी कार रोकी और फिर आदित्य की तरफ पलटकर पूछा, तुम्हारी डेस्टिनेशन तो आ गई, लेकिन मैं तुम्हें पिकअप करूं? मृणाली का सवाल सुनकर आदित्य ने सोचा कि क्या वो अपने घर वापस जाना चाहता है या नहीं। इसके लिए वो श्योर नहीं था, पर वो जानता था कि वो इस मोमेंट पर यह बात मृणाली को नहीं बता सकता था। उसने फिर सोचा कि उसे सफेद झूठ बोलना पड़ेगा और इसलिए उसने कहा, मैं श्योर नहीं हूं कि मैं यहां से कितनी देर में फ्री होऊंगा, तो तुम आराम से अपना काम करो और मेरी चिंता मत करो। हाँ, कोई इश्यू नहीं है, मेरे पास तुम्हारा नंबर है तो मैं तुम्हें कॉल करके पूछ लूंगी। या तुम अगर जल्दी फ्री हो जाओ तो इन्फॉर्म कर देना। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आदित्य ने एकदम से कहा और मृणाली उसके इस जवाब पर थोड़ी सी हैरान हो गई। तब आदित्य को समझ में आया कि वो उससे ऐसे बात नहीं कर सकता और फिर उसने जल्दी से कुछ सोचकर कहा, मेरा मतलब है कि बख्शी सर को फोन चलाना और चैट करना पसंद नहीं है, तो तुम इस चीज का लोड मत लो। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं सीधा घर आ जाऊंगा। ओके? हाँ ठीक है। क्या तुम्हें घर आने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी? क्या मैं तुम्हें कुछ पैसे दूं? मृणाली ने पूछा और तब आदित्य ने उसकी तरफ देखा। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मृणाली ने आगे रहकर आदित्य से पैसों के बारे में कुछ बात की है, और वो भी इतने अच्छे तरीके से। पर वो उससे पैसे नहीं ले सकता था क्योंकि वजीर ने पहले ही आदित्य को पैसे दे रखे थे। यही सोचकर फिर आदित्य ने कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। इतना कहकर आदित्य उतरा और मृणाली की तरफ स्माइल करके देखने लगा। मृणाली ने भी उसे एक स्माइल पास की और फिर वहां से गाड़ी आगे बढ़ा दी। आदित्य ने मृणाली को जाते हुए देखा और फिर वो डिवाइडर पार करके जब बख्शी विला की तरफ जाने लगा तब उसके मन में यही चल रहा था कि वो अब आगे क्या करेगा। क्या वो मृणाली के साथ रहकर अपनी जिंदगी नॉर्मल कर लेगा या फिर वो उन लोगों को भी ढूंढेगा। इसी कंफ्यूजन के साथ वो बख्शी विला के गेट के बाहर पहुंचा और वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने आदित्य को देखकर सैल्यूट करते हुए बिना कुछ पूछे ही गेट खोल दिया। जब आदित्य अंदर पहुंचा तो उसे वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड दिखे, जिनका गेटअप बिल्कुल होटल वाली फाइट के बॉडीगार्ड्स जैसा था। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी वो किसी बॉडीगार्ड को देख रहा है तो वो उसे बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। लेकिन उसे यह पता था कि ना तो बख्शी सर और ना ही वजीर आदित्य पर हमला करने के लिए ऐसे बॉडीगार्ड्स हायर करेंगे। आदित्य को लगा था कि बख्शी विला में बॉडीगार्ड्स का होना बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा अंदर गया उसे वहां पर और बॉडीगार्ड्स दिखे जो बहुत ज्यादा नंबर्स में थे और सबके पास फुल्ली ऑटोमेटिक गन थी। उन सब ने काला चश्मा लगा रखा था, जिसकी वजह से आदित्य उनकी आंखें तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो बॉडीगार्ड्स उस पर नजर रखे हुए थे। एक पॉइंट के बाद आदित्य रुक गया और उसने सोचा कि अगर बॉडीगार्ड्स उस पर शक कर रहे हैं तो उसे थोड़े नॉर्मल पर्सन की तरह रहना पड़ेगा, और इसी वजह से वो साइड में खड़ा हो गया। जब एक बॉडीगार्ड ने उसे ऐसे देखा तो वो उसके पास आया और आदित्य को एक बार ऊपर से नीचे देखकर उसने पूछा, आपको किससे मिलना है? बख्शी सर, आई मीन मेजर बख्शी से, आदित्य ने कॉन्फिडेंस से कहा। लेकिन जब वो थोड़ा हकला गया तो उस बॉडीगार्ड को उस पर शक होने लगा और उसने पूछा, क्या आपने अपॉइंटमेंट ली है? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है मेरे पास, पर बख्शी सर से आप मेरे बारे में पूछ सकते हैं। आई एम आदित्य शंकर, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है। ठीक है, जस्ट वेट हियर। उस बॉडीगार्ड ने इतना कहा और वो पीछे पलटकर अपने साथी बॉडीगार्ड्स के पास कुछ बात करने चला गया। आदित्य ने देखा कि जैसे ही बॉडीगार्ड ने सबको आदित्य के बारे में बताया है तो सब उसकी तरफ देखने लग गए और वो वहां पर नॉर्मली खड़ा था। 2-3 मिनट बाद 3 बॉडीगार्ड्स आदित्य की तरफ आए और फिर वो पहले वाले बॉडीगार्ड ने आदित्य से कहा, आई एम सॉरी टू से, पर हमारे पास ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आदित्य नाम के किसी भी पर्सन को बख्शी सर से मिलने दिया जाए। These are the direct orders from विनोद सर that we don't let anyone go near him. अगर आपको उनसे मिलना है तो आप अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं, पर अभी के लिए आपको जाना पड़ेगा। इतना कहकर वो बॉडीगार्ड वैसे ही खड़े रहे और एक्सपेक्ट करने लगे कि आदित्य वहां से चला जाए, पर आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से बख्शी विला में क्या हो गया है कि सिक्योरिटी इतनी बढ़ गई है और विनोद ने किसी को भी बख्शी सर से मिलने के लिए मना कर दिया है। लेकिन आदित्य को पता था कि इस बात का जवाब बख्शी फैमिली के मेंबर के अलावा और कोई भी नहीं दे सकता और ये बॉडीगार्ड्स उसे कुछ भी नहीं बताएंगे।
यही बात सोचकर वो पलटा और मेन गेट की तरफ जाने लगा। उसे फील हो रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, और जब उसने पलट कर देखा तो वो तीनों बॉडीगार्ड्स उसके पीछे पीछे चलकर उसे गेट तक छोड़ने जा रहे थे। आदित्य जब गेट से थोड़ा सा दूर था तब गेट पूरा खुला और उसने अनामिका की कार को अंदर आते हुए देखा। उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जब अनामिका ने आदित्य को देख लिया तब गाड़ी को उसके साइड में रोक दिया। आदित्य भी अपनी जगह पर रुक गया और अनामिका के विंडो की तरफ देखने लगा, जिसने कांच नीचे करके एक स्माइल के साथ कहा, तो आखिरकार तुम्हें फुर्सत मिल ही गई। फिर अनामिका ने आदित्य के पीछे चल रहे बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा और कहा, ही इज विथ मी, डोंट वरी, आई नो हिम। ओके मैम, उस बॉडीगार्ड ने कहा। और फिर आदित्य ने देखा कि वो तीनों पलटकर वापस जाकर अपने साथियों के साथ खड़े हो गए। अनामिका अपनी कार को पार्क करने लगी और आदित्य वहीं खड़ा रहा। फिर वो उसकी तरफ एक स्माइल के साथ आई और उसने पूछा, कैसे हो तुम आदित्य? बहुत दिनों बाद तुमसे मिलना हो पाया। मैं ठीक हूं अनामिका, तुम कैसी हो? तुम्हें तो मेरा पता ही है, मैं तो हमेशा ठीक ही रहती हूँ। और मैंने रिसेंटली एक दोस्त बनाई है और उसकी वजह से तो मैं और भी ज्यादा ठीक रहने लग गई हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूं कि तुम किस दोस्त के बारे में बात कर रही हो। आदित्य ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे पता था कि अनामिका मृणाली के बारे में ही बात कर रही है। तब अनामिका ने अपना फेस ऐसे बनाया जैसे कि वो एक्ट कर रही हो कि उसे पता ही नहीं हो कि आदित्य क्या कह रहा है, और उसने कहा, ओह रियली? मुझे तो लगा था कि न तो तुम कभी अपने घर आते हो और ना ही सच बातें बोलते हो। अनामिका हंस रही थी, लेकिन आदित्य चुपचाप खड़ा था क्योंकि उसे यह सरकाज़म समझ नहीं आया। अनामिका ने जब आदित्य को चुप देखा तो उसने भी हंसना बंद किया और कहा, आई एम जस्ट किडिंग, डोंट टेक इट सीरियसली। आदित्य ने देखा कि अनामिका थोड़ी सी खो गई है, जैसे कि उसने कुछ गलत कह दिया हो। इसीलिए आदित्य ने बात को घुमाते हुए एक स्माइल के साथ कहा, आई एम ऑल्सो किडिंग। और फिर दोनों हंसने लगे। फिर जब आदित्य हंसकर थोड़ा रुक गया तब उसने अनामिका से पूछा, टेल मी वन थिंग अनामिका, तुमने मुझसे कहा था कि बख्शी सर किसी काम से बाहर गए हैं, और ये एक हफ्ते पहले की बात है कि तुम मेरे घर आकर मुझे लेने आई थी। तो वो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? और यहां पर इतनी सिक्योरिटी क्यों हो रही है? अगर तुम नहीं आती तो ये तो मुझे बाहर ही निकाल देते। आदित्य की बात सुनकर अनामिका ने एक बार इधर उधर देखा और फिर उसने धीरे से कहा, लेट्स गो समवेयर प्राइवेटली। इतना कहकर अनामिका आगे चलने लगी और आदित्य उसे फॉलो करने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ऐसी कौन सी बात है कि वो सबके सामने कुछ भी नहीं कह सकती। आदित्य यही सोच रहा था कि अनामिका चलते चलते उस गार्डन में आई और वहां जाकर वो चेयर्स पर बैठ गए। आदित्य ने देखा कि वहां पर ज्यादा बॉडीगार्ड्स तो नहीं थे, लेकिन सबकी नजरें थोड़ी थोड़ी देर में उनकी तरफ ही हो रही थी। पर अनामिका वहां आराम से बैठी थी। फिर अनामिका ने धीमी आवाज में कहा, आदित्य, थोड़े दिन से पता नहीं इस घर में क्या क्या हो रहा है। मतलब? तुम थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करोगी? आदित्य ने कहा। तो अनामिका ने उसी टोन में आगे कहा, आदित्य, जिस दिन हम लास्ट टाइम मिले थे ना, उस दिन मैंने तुम्हें बताया था कि दादू बाहर गए हैं। लेकिन हुआ ये कि अगले ही दिन जब हम सब घर पर अकेले थे, उस दिन पता नहीं कहां से सुशील चाचू और पापा के कमरे में आग लग गई। वहां ऐसा कुछ था भी नहीं कि जिसकी वजह से आग लग पाए, बट वो दोनों जैसे तैसे करके वहां से बाहर निकले, पर आग उन्हें भी वहां फॉलो करती रही। पापा और चाचू डरकर अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगे, पर आग ने उन्हें फिर भी फॉलो किया। पापा माँ के पास गए, वो भी आग को देखकर डर गई थी, लेकिन वो आग माँ के पास आने से पहले ही रुक गई। पर सुशील चाचू को वो आग फॉलो करती रही और वो एक कमरे के अंदर ट्रैप हो गए। फिर? आदित्य ने पूछा। तब अनामिका ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर आंखें झुकाकर आगे कहा, फिर जब सुशील चाचू बहुत डर गए थे तब पापा ने जैसे तैसे उस कमरे के अंदर घुसकर उन्हें बचा लिया। सुशील चाचू को उस एक्सपीरियंस से जैसे ट्रॉमा ही हो गया था और वो पापा के साथ ही रहने लगे। अगले दिन दादू को जब पता चला तो वो भी जल्दी से वापस आ गए, पर जब वो स्टेयर्स से नीचे उतर रहे थे तब वो गिर गए एंड ही इज नाउ ऑन व्हील चेयर। अगले ही दिन उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं किसी भी तरीके से तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊं। तुम घर पर नहीं थे। दादू को तब से बहुत चिंता हो रही है और वो हर दिन बस तुम्हारा ही इंतजार करते रहते हैं। उन्होंने पापा और सुशील चाचा का घर से निकलना बंद करवा दिया है
और मुझे भी बस इसलिए जाने देते हैं क्योंकि मेरे हाथ में ये स्मार्ट वॉच है जिसमें जीपीएस लगा हुआ है और वो हर 10 मिनट में मेरी लोकेशन, हार्ट बीट और ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहते हैं कि मुझे कुछ हुआ तो नहीं है। इसकी वजह से ही यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी है और किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और बख्शी सर अचानक गिरे कैसे? उनका कहना है कि समवन पुश्ड हिम, बट उनके पीछे कोई नहीं था। ही श्योर कि इस घर में कुछ तो गलत हो रहा है, बट तुम्हारे बिना इन प्रॉब्लम्स को कोई ट्रीट नहीं कर सकता। प्लीज हेल्प अस आदित्य। आदित्य ने अनामिका की बात सुनकर सोचा कि आखिर बख्शी परिवार को कौन बर्बाद करना चाहता है या फिर कौन सा भूत उनके पीछे पड़ा है। लेकिन उसे इस बात से साफ पता था कि अगर बख्शी परिवार की जान पर 1-2 बार खतरा आ गया है, इसका मतलब यही है कि बख्शी विला में कोई बुरा साया घूम रहा है जिसे आदित्य को इस घर से निकालना ही पड़ेगा।